हरियाणा से अरविंद केजरीवाल जी ने एक चीज बोली कि हरियाणा से जहर मिलाया जा रहा है। ऐसा वाहियात आदमी राजनीति में और कोई नहीं है जो अरविंद केजरीवाल। इतना निम्न स्तर पे कोई पॉलिटिशियन मैंने आज तक गिरता हुआ नहीं देखा जितनी पे ये अरविंद केजरीवाल गिरा है। और इसको बर्दाश्त बहुत कर लिया लोगों ने, दिल्ली वाले भी भगा रहे हैं इसको। जी बिल्कुल, भगाया अभी ना, हमने देखा भगाया रिजल्ट ना, आया था तो इतना सा। आपको मुबारकें, बीजेपी की वहां पे सरकार बनने हाँ, जा रही है। अरे इतना एरोगेंस, कोई भी काम की जिम्मेवारी खुद नहीं लेनी। कोई गड़बड़ हो गई, बाढ़ आ गई दिल्ली में, पानी में सड़कें डूब गई, बुरा हाल था, ऊपर गंद तैर रहा था, ये तो जी पीछे से हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, हमारी तो गलती नहीं है जी, ये देखो हमें जान के बदनाम कर रहे हैं। फिर एकदम ही मुंह वो करता है, ट्यून करता। ਜਦੋਂ पानी गर्मियां के अंदर, जब पानी की वहां पे डिमांड थी, जरूरत थी, पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, नहाने का पानी नहीं मिल रहा, उस वक्त ये इसने फिर बहाना लगा दिया, ये जमुना में कम पानी छोड़ रहे हैं जी, इसलिए हमारे पास पानी नहीं आ रहा। तू की कीता वाई यू आर 10 साल तो चीफ मिनिस्टर रहने तो बाद जे ये बहाना मारदा कि मेरे को अरेंजमेंट्स नहीं, तो तूने क्या झक मारी है 10 साल के अंदर, ये पब्लिक को बताना है कि नहीं बताना? तभी सरकार गिरी है। ऑब्वियसली जनता का प्यास से बुरा हाल, बरसातों में जनता का बाढ़ से बुरा हाल, सीवरेज नालियां बंद, चौक यमुना का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इतना पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि कोई आप वहां पे सांस लो तो आपको 2 बीमारियां लग जाएं। ऐसे हालात इसने 10 साल में बना के दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। इसको तो वहां से मैं कहता हूं सुखी सांदी निकल आने की गल होगी ना, छित्र मार मार कटना सी लोगों ने। एडा इन्हें बेड़ा गर्क किया, मतलब वाहियात तो भी वाहियात आदमी। सो ये पॉलिटिशियन है। जी बिल्कुल। तो आप एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे आपने बताया कि पंजाब को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं धरने, जो धरने लगते हैं, प्रदर्शन होते हैं। मुझे एक बात बताइए, बहुत लोग ये बोलते हैं इसके पीछे इंटरनेशनल फंडिंग है, बहुत लोग ये बोलते हैं इसके पीछे केजरीवाल है, बहुत लोग इसके पीछे बोलते हैं ये तो मोदी जी का ही करा हुआ है आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए। कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी ने किया, आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस ने किया है, और बाद में कहीं पे जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं, तो कहते हैं भाजपा ने किया है। भाजपा कहती है नहीं, ये गठबंधन में ये इनका करा धरा है। पिसता तो किसान ही है उसके बीच में। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि किसान को एमएसपी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, या जो उनके मुद्दे हैं वो कौन रिजॉल्व करेगा? आप कहते हो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने बोला था कि हम आएंगे 1 मिनट में एमएसपी दे देंगे, इसलिए हम तो जी कुछ नहीं कर सकते। कोई कहता है कि नहीं जी, एमएसपी तो दी जा रही है, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो बीजेपी को हटाने के लिए ये आंदोलन शुरू हो जाता है। तो आप इसके बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन दीजिए जिम्मेवारी से। आपने कहा कि इसके पीछे कौन, तो इसके पीछे है राजनीति, पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स। एक तरफ तो किसानों को ऐसी ऐसी पट्टियां पढ़ाएगी उस वक्त। देखिए, किसान की आमदन बढ़े, इसके लिए सीरियस ढंग से केंद्र सरकार सोचती है, और उसने इसके ऊपर कई प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें पशुपालन, मच्छी पालन, फलदार वृक्ष, और ये आपका जो चेरी एंड ऑल, इस तरह कई चीजों का के ऊपर काम किया। स्टोरेज के लिए आपको कोल्ड स्टोर मिले, आपको शैलो मिले, आपको जगह मिले, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, रिसर्च की गई। लेकिन जब वो चीजें बनने लगी, यहाँ आगे किसी ने तीली माचिस की लगा दी, भी आपकी तो जमीनें खोलेंगे जी, यहाँ तो बड़े बड़े वेयर हाउस बन जाएंगे जी, यहाँ पे ये होगा जी। वो बेचारे साढ़े भोले जट उस वेले भड़क पेंदे हैं, बिल्कुल पढ़ के अदानी आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, टिमका आ जाएगा, मतलब बहुत कुछ चलिया। एमएसपी मिल रही है, मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। पंजाब हरियाणा च मैनू कोई उठ के कह दे एमएसपी नहीं मिलती, मैं अनकट चलाऊंगा विदाउट, मैं कहना क्लीयर कट, मैं फेस उधर नूं करके कहना, पंजाब दे विच कणक दी एमएसपी पूरी मिलती है,
और बकायदा कणक झोना, जिसको हम वो धान बोलते हैं हिंदी में, पंजाब में झोना बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये फसल आने से पहले हर साल एमएसपी डिसाइड होती है और बढ़ के होती है, पिछली बार से अगली बार की बढ़ा के करते हैं, और इसको केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और बढ़ा के एमएसपी अनाउंस होती है और एमएसपी पे सारी फसलें उठाई जाती हैं। कौन कहता है आज एक बंदा आके कहते कि नहीं उठाई गई किसी की पिछले 10 साल में एमएसपी पे फसल? बट हर मैं फसल मान तो लूंगा जो एमएसपी के कहेंगे। अंदर नहीं आ रही हैं? हर फसल तो नहीं आती एमएसपी के अंदर। यही करने लगे थे जिसके ऊपर के आपने बीज के यहाँ पे झोना ला ला के पानी का नाश मार लिया नीचे तक। मोदी जी ने लाइव एक न्यूज ठीक चैनल है। पे आके माफी मांगी थी इसके नहीं लिए। माफी का तो यार जब ऐसा है ना, तो मैं समझाई जावा कोई बात आपको मैं समझाता रहूं कि आप ऐसे ये कर लो, आपके लिए ये फायदेमंद है। आपको जी मैं नहीं सुनता जी, नो, यस और नो, यस और नो। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई पीएम लाइव न्यूज चैनल पे आके मैं बताता हूँ वो भी माफी मांग रहा है। आपको बुलाया गया कितनी बार मीटिंग्स के लिए, यहाँ जितने किसान हमारे लीडर थे उस वक्त कहा गया वहां पे भी, आप जो करवाना चाहते हो आप वो बता दो रिटर्न में करके, हम उसको करने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह का बिहेवियर छोड़ दीजिए। डायरेक्ट मीटिंग हुई है? अरे एक हुई है, 10वीं बार हुई है 2021 में। पूरी की पूरी जो संयुक्त किसान मोर्चा वहां बैठता नहीं था, हम देखते थे टीवी पे, वो बैठता था, ऑफिसर्स बैठते थे, मंत्री बैठते थे, सब कुछ बैठता था। तो लेकिन सब बैठते तो आउटकम क्यों नहीं निकला? आउटकम इसलिए नहीं निकला कि उन्होंने जो इनसे मांगा कि आप हमें बताओ, हम ये चेंजेस कर देते हैं, इन्होंने कहा कागज के ऊपर लिख के ले गए यस और नो, और फेस कर लिया इस तरफ, यस और नो में जवाब दो, भी बिल वापस लो, नहीं यस करते हो या नो करते हो। चलो मोदी जी को लगा भी आप समझा नहीं सक रहे हैं या आप उसकी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी का जब गुरुपुरब था जिस दिन, गुरुद्वारे में गए, माथा टेका, उन्होंने ये लफ्ज यूज किए कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा, इसलिए मैं देश से माफी मांगता हूं कि मैं इस चीज को वापस लेता हूं, जो आपको समझ ही नहीं आ रही। एक तरफ इमरजेंसी हाँ, और एक तरफ माफी, और बीच में हमारे मनमोहन सिंह। मतलब कि एक दौर कांग्रेस का चलता आया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उसके बाद एक आते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद आता है चाय वाला। आप कह रहे हो सिखों का हनन हुआ, मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शायद माफी मांगी, राइट? आज सिख, मैं देखता हूं पंजाब में, हम सर्वे पे जाते हैं, हम पता करते हैं, बहुत लोगों से बात होती है, डिबेट होती है, लोग बोलते हैं आम आदमी पार्टी का फ्यूचर शायद पंजाब में नहीं है, जब से ये हरियाणा और यहाँ पे दिल्ली में आप इलेक्शन जीते हैं। अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, अकाली दल तो वैसे ही ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे पहुंच गया है, जैसा सब बोलते हैं। रह गया कांग्रेस और बीजेपी। तो ये आप जानबूझ के कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कह रहे हैं, क्योंकि पहले तो आप बोलते थे कि इंडिया विदाउट कांग्रेस हम करके दिखाएंगे, आज आप कह रहे हो कि हम रह गए बीजेपी और कांग्रेस। पंजाब के लोगों का, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इन्होंने एक्सपीरियंस करने की या एक्सपेरिमेंट करने की हमारे नेचर में है। पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को एक्सपीरियंस किया, पंजाब के लोगों ने अकाली दल को एक्सपीरियंस किया, पंजाब के लोगों ने झाड़ू वाले आपदा को भी एक्सपीरियंस किया। बचा कौन? बीजेपी। मेरी राय से एक बार बीजेपी को एक्सपीरियंस करना चाहिए पंजाब के लोगों को। पंजाब की ये एक दुर्भाग्य की आप कह लो रहा है कि जब भी सेंटर में जो सरकार होती है उसके उलट सरकार पंजाब वाले बना के बैठ जाते हैं। आप पिछले 40-50 साल का निकाल के देख लो, यही है। केंद्र में अगर कांग्रेस है तो यहाँ पे आप अकाली दल बीजेपी आ जाएगी, आप वहां पे कांग्रेस की आएगी, तो ये मतलब ये उल्ट चलते हैं। तो सर इससे बेटर तो वो नहीं था कि ये डिवीजन ही ना होती। मैं कहता हूं आज से अगर अब बात करो हरियाणा, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब और
आपका हिमाचल, ये एक स्टेट थी, वो डेवलपमेंट पे चल रहे हैं, वहां पे स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है, खुशहाली भी पंजाब से बेटर है एटलीस्ट आई वुड से। अगर डिवाइड ना होती तो पंजाब में अकाली दल की सरकार कैसे बनती? ये उनके कारण हुआ है। ऑब्वियस है। आप सोचो कि एक अकाली दल है जिसको ये पंजाबी सूबे का मसला क्यों खड़ा हुआ था? इतना बड़ा पंजाब, पंजाब के तो पहले दो टुकड़े हो गए। सर एक पंजाब के तो पहले इस बात से मुझे एक बात याद 1947 में टुकड़ा एक हो गया, बड़ा टुकड़ा हमारा पाकिस्तान में रह गया, पंजाब यहाँ रहा। तो पंजाब को फिर से एक टुकड़े में बांटने का कारण सिर्फ सियासत थी, और उसमें बड़ी सियासत अकाली दल की थी कि आप इतना सा पार्ट ऐसे स्लाइस बना के काट लो कि जहां पे हमारी मेजोरिटी लगे और हम सरकार बना सकें। बट आज तो कुछ लोग उस स्लाइस को अपना बनाना चाह रहे हैं दोबारा से। ख्वाब तो बड़े लोगों ने वेखे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ अपना तो है ही है पंजाब, साडा पंजाब है, साडा हिंदुस्तान है, सारा कुछ साडा तो है सर, हाँ, लेकिन एक एक ब्लैक वर्ड भी इसके साथ जुड़ता है कि हम इसको अलग कर देंगे, हम इसको किधर डिवाइड कर देंगे, कित्थे ले जाओगे? जैसे अलग पाकिस्तान अलग हुआ था। नहीं कित्थे ले गए? पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, पूरे पंजाब की 60% पूरे पंजाब की कैपिटल लाहौर थी पहले। सुनो ना, 60% ਜਦੋਂ 47 ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 60% ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40% ਆਇਆ, ਔਰ 40% ਚੋਂ ਫਿਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ? ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਿਆਲਕੋਟ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਔਰ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ? ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿਓ। ਮਤਲਬ ਭੜਕਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਯਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ USA 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੱਥ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਕੋ ਭੜਕਾ ਭੜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਦੁਬਈ ਵਾਇਆ, ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ वो आजकल। सर पन्नू का नाम बहुत सामने आता है कि वो पंजाब तोड़ना चाहता है, गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती उसके लिए? एक बीमारी होंदी है ना किसी बंदे, वो बीमारी है, पन्नू नूं मैं बीमारी मानदा। फ्रस्ट्रेटेड आदमी जिन्ने, मैं कोई ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਜੇ 17 18 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ 10,000 ਦੇ ਦਿਓ, 20,000 ਦੇ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਇਦਾਂ ਮਰਵਾਏ ਆ। पाकिस्तान की वाहियात आदमी है। पाकिस्तान की GDP डे बाय डे गिरती जा रही है और इंडिया की बढ़ती जा रही है, ये एक फैक्ट है। बिल्कुल फैक्ट है। तो जो लोग ये डिमांड करते हैं अलग स्टेट बनाएंगे या अलग कंट्री बना देंगे, तो वो हालात नहीं देखते कि उनके क्या हालात हो गए, उससे कोई सीख नहीं लेते कि देखो जिसकी शय पर आप ये बात कर रहे हो, क्योंकि दैट डिवीजन वाज रिलीजियस डिवीजन, मैं वही बता रहा हूं, रिलीजियस ग्राउंड्स पे, मैं वही बता रहा हूं। अगर पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे भी होती तो अलग बात थी। इंडिया के अंदर आज दे समय, आज के टाइम पे मैं कहता हूं कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं हो रही है। कुछ अगर किसी के होते तो उसको आप जनरली पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ नहीं सकते। कहीं पे कोई दो बंदों का झगड़ा हो गया, ये हमारे बड़ा गंदा रिवाज चला हुआ है। अगर मान लो एक बंदा SC कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो SC कम्युनिटी वाले इकट्ठे हो जाएंगे जी, SC पीट दिया, SC पीट दिया। यार दो बंदियां की लड़ाई हुई है, अगला जो जरनल है दूसरा SC है, तो की कसूर है किसी का? लड़े हैं, खत्म हो गई गल। जे मान ला एक सिख है, सिख पे हमला कर दिया, मुसलमान है, मुसलमान पे हमला कर दिया, मुसलमान इकट्ठे हुए, व्हाट इज दिस? दो लोगों की लड़ाई सड़क पे चलते हुए, अभी मुंबई में सड़क पे जाते हुए दूसरे ने हेलमेट पकड़े, उसने मारे, उसकी डेथ होगी लड़के की।
अब वो पूछ के धर्म पूछ के गया था, हम्म, आर्गुमेंट हो गए, लड़ाई होगी, किसी ने कि ये थोड़ी कहा कि तू मुसलमान है या मैं ता मारना चाह, तू हिंदू है मैं ता मारना, आर्गुमेंट हुआ, लड़ाई हुई, मारे। लेकिन उसको जो ये पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश होती है, ये बहुत खतरनाक है। और अब तो आप देख रहे हैं ट्रंप हम्म, वहां से सफाई करने शुरू कर दी है। बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, बिल्कुल। देखो यहाँ से हमारे गए हैं लड़के, ये भी एक इशू है। कहते हैं पंजाब ही खाली होता जा रहा है, यूथ खत्म होता जा रहा है। 40-40 50-50 लाख रुपया जमीन बेच के या घर गहने रख के या कुछ करके आप बच्चे को, नौजवान को बाहर भेज रहे बट हो। उतने में वो यहाँ काम भी तो कर सकते मैं वही बता रहा हूँ, जितना खर्च के आप भेज रहे हो, इलीगली पैसा बर्बाद कर रहे हो, उतने में अगर वो यहाँ पे काम आप शुरू करो तो ढंग के कई काम शुरू हो हैं। सर जाते लेकिन हैं। लोग बोलते हैं अगर मेरे बच्चे ने यहाँ पैसा कमा भी लिया, चलो हर बंदा नहीं कमा पाता, तो वो शायद कल को या तो गैंग वॉर का शिकार हो जाएगा, या ज्यादा पैसा कमा लिया तो उसको फिरौती आने लग जाएगी। देखो ये सेपरेट ये है ही है प्रॉब्लम, इतने कल्ले पंजाब दे अंदर नहीं, अमेरिका कनाडा च नहीं है, वहां गैंग वॉर्स नहीं हो रही। कनाडा में तो पूरा सेम सिस्टम चल पड़ा है जो यहाँ चल रहा है। आपके ड्रग्स की तस्करी भी हो रही है, आपका गैंग वॉर भी हो रहा है, आपका हर तरीके का थ्रेटन भी हो रहा है, फिरौतियां भी ली जा रही, सारा कुछ हो रहा है वहां। क्या गारंटी है कि यहाँ से आप भेजोगे तो वहां सेफ रह जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप पंजाब के लड़के को, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप 20-30-40 लाख खर्च कर सकते हो, आप उसको इतना पैसा उसको बिजनेस में लगाएं, आप उसको या किसी भी काम जमीन में लगाएं, खेती बाड़ी में लगाएं, एग्रीकल्चर में लगाएं, या कुछ भी आप करते हो, वो पैसा एक तो यहाँ रहा। एग्रीकल्चर में कहाँ पैसा है, किसान तो कर्जे में ही है। जिन्ना कमाना है ना भाई, उन्होंने कोले जरिए बनते हैं। एग्रीकल्चर अगर दिमाग से, ढंग से, मैं ये नहीं कह रहा, हमारे बड़े सियाने सियाने लोग बैठे हैं, किसी ने पॉलीफॉर्म बनाया है, किसी ने फ्रूट्स का किया है, किसी ने, हम अगर जब तक ये रवायती फसलों से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, प्रॉफिट नहीं हो सकता। बट सर उसके लिए एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करनी भी तो जरूरी है। एजुकेशन ही नहीं, एग्रीकल्चर में एजुकेशन लो ना, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ अगर टेक्निकल तरीके नाल करना शुरू कर दो, या उसकी नॉलेज लेके, आजकल तो यार इतना इजी है, आप यूट्यूब के ऊपर ढेरों आपको मिल जाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स कि अगर आपने मच्छी पालन के, इसके ये इन्हों कहते सहयोगी धंधे, अगर आप करो तो वो बड़ा कुछ है। बड़े लोग फिर कमेंट करने, हम से आप बोलते नहीं, हाँ जी, बोलते इसलिए नहीं कि ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਮੱਤ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, यानी वहीं उछली जाना कुएं में, बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, बाहर दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई होती है। तो जो ये कमेंट करते हैं ना कई बार नीचे, तेनू बड़ा पता, तू बहुत सियाना, फलाना टिमका, वो खूह दे डड्डू होंगे ने। करके तो देखो यार। सर हमने ना एक चीज और सीजनल फ्रूट नु हर वारी ओने क ला के ओने च कमा ले, फिर अगला तैयार हो गया ओदे च लगे, मतलब बढ़िया टेक्निक्स ने। मैं सर एक चीज से काफी हैरान होता हूँ। वैसे कोई कहेगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है कि क्यों इस बारे में बात करो, बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप कहते हो धरने बहुत लंबे लंबे लगते हैं, अब बहुत लंबे लगने लग गए, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, शायद उससे भी ज्यादा में भी। उसके लिए खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि ये कम्युनिटी ऐसा कर रही है। बट सर मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि पहली बात तो वो कम्युनिटी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। किसान तो कोई भी है, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, हर चीज का किसान है। सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों धरने लगा रहे हैं, बाकी क्यों नहीं लगाते? अगेन राजनीति, ठीक है, उंगल लगी और सर 1.5 साल तक उनको फंड कौन करता है? राशन खाना फ्री में तो नहीं आता, किसान तो गरीब है। हमें तो ये प्रोजेक्ट किया जाता है ना, क्योंकि एमएसपी इसलिए, देखिए एमएसपी इसलिए चाहिए क्योंकि किसान या तो लोन लेके आत्महत्या कर लेता है क्योंकि चुका नहीं पाता, फसल खराब हो जाती है, सही दाम पे नहीं बिक पाती, बिचौले पैसा खा जाते हैं, पूरा पैसा नहीं पहुंचता, या सरकारें नहीं खरीदती, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वो 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग या 50 लोग भी साल, 1.5 साल, 2 साल जब बैठते हैं, रोज खाना तो खाते ही होंगे, दिन में 2 बार तो खाते होंगे खाना, ज्यादा नहीं, रूखा सूखा कुछ तो खाते होंगे। वो कहां से आ गई फंडिंग? वो एक बहुत बड़ा विषय नहीं है। आज हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, पिछले आंदोलन में ये विषय उस टाइम भी बड़ा उठा था।
दो चीजें हैं। उस टाइम तो खैर कनाडा अमेरिका वालों ने भी बड़े एनजीओ ने दूसरे ने बहुत फंडिंग की थी। फिर ये बात उठाते हैं जी देखो हमें ये कह दिया बीजेपी वालों ने, ये बोल दिया, जबकि किसी लीडर ने नहीं बोला। नहीं, ये जनरल क्वेश्चन था। और ना पर्टिकुलर जो वो बोलते हैं ना कि हमें तो ये बोलते हैं जी, मैं ਹੁਣ वर्ड बोलूंगा तो फिर कहने देखो जी उन्हें भी यही बोला, कंट्रोवर्सी ठीक है। मैं वो नहीं कहना ਜਿਹੜਾ सुनना चाहते हो। ਉਹ सुनना चाहते हैं, हाँ। किसी लीडर ने नहीं बोला। जे अगर तो आपने उनको ये कह दिया कि जी इनको फंडिंग विदेशी फंडिंग है फलाना टिमका, फिर कहेंगे देखो जी हमें बदनाम करते हैं किसान को। लेकिन असलियत में क्या है, जैसे पिछले आंदोलन में क्या था, धरने में हमने फॉर्च्यूनर भी देखी, बड़े बड़े म्यूजिक बड़ा- सिस्टम के साथ ट्रैक्टर्स यार देखे। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਆਮ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਰਾਂ ਆਮ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਦਾ ही नहीं है, उसके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो आके यहाँ पे वेला बैठा रहे। अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इस पे ना हमारे पंजाबियों को आता है एक सही में किसी ने सारी जिंदगी लगा दी हो पंजाबी माँ बोली की सेवा के लिए, और उसने इतना बोल दिया कि पंजाबी हमारी माँ है तो हिंदी हमारी मासी है, तो उसको ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां कमेंट्स में दी, सारी उम्र बेचारा सेवा करता रहा। ये साडे इन्हां नूं खूह दे डड्डू नूं समझ नहीं आउंदी। आप बोली का विषय उठाते हो, आपको नहीं पता गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी लिपि के अंदर है, गुरमुखी लिपि के अंदर है, लेकिन कौन सी हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान के बाहर की ऐसी भाषा है उसमें अरबी, फारसी, ब्रिज भाषा, संस्कृत, आपका मराठी, गुजराती, ये सारी लैंग्वेजेस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आती हैं। और अगर आप कहो कि नहीं जी पंजाबी ही हमारी है, पंजाबी हम पंजाबी बोलेंगे या पंजाबी के अलावा किसी और को हम इज्जत नहीं देनी, तो क्या आप अपने गुरुओं की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान क्या था? पटना, बिहार। बिहार में। बिहार, पटना। आप कर लो ये अलग। गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी स्थान कौन सा है? दिल्ली। क्या आता है इसमें? बाबे नानक दे किन्ने गुरुद्वारे पहला ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ हैं, वो भी एक अरदास हुण पूरी हुई है सरकार दे वेले, इसी सरकार के टाइम कैसे? हर रोज हम अरदास करते हैं जब उसमें ये आता है कि जिन्ना गुरुद्वारियां गुरधामां तो सिखां नूं विछोड़िया गया उन्हां दे खुले दर्शन दीदार बख्शो, हर रोज दी अरदास दे विच आंदा। ननकाना साहब तो इत्थों दूरबीन तो देखते सीगे कि वो ननकाना साहब है सामने, बहुत दूर छोटा जिहा दिसदा सी। इस गवर्नमेंट ने वो साडी अरदास दी वो लाइन नूं पूरा कीता कि एक अरेंजमेंट बनाया कि आप सीधा वहां जाके दर्शन करो, दर्शन करके आओ। उस गवर्नमेंट को ये कहते हैं नहीं जी ये सिखां दे हत्थ च नहीं है, हक च नहीं है। जिन्हां ने टायर पा पा के साड़े सीगे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਡੇ नहीं ना ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ कि ਆਪਾਂ ये चीज को जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है इतनी भाषाओं में, गुरु गोविंद सिंह ने जो लिखत लिखी हैं उसमें अरबी, फारसी, पंजाबी, हिंदी, ब्रिज में जो सारे बोले हैं सबको उन्होंने लिखा है। अगर आपको वो पढ़नी नहीं आएगी, आपको वो समझनी नहीं आएगी, अक्षर का मीनिंग नहीं होगा तो आप तो गुरबाणी का पाठ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। ज्यादा बाणी है कि हम पूरे ग्रंथ साहब की जाप साहब का पाठ नहीं कर सकते, आपको संस्कृत नहीं आती ढंग से या आपको अरबी फारसी का नहीं पता, ऐसे ऐसे उसमें लफ्ज हैं आप उसको मीनिंग नहीं समझ आएगा किसी को, कैसे कह दोगे आप? मराठी भी है, गुजराती भी है, सारियां हैं उसमें। पंजाबियां नूं दिमाग खोलने पैने आ, दिल खोलने पैने आ। जेकर इस सिचुएशन से बाहर आना है, जो जिस ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं ना, हमारी डेवलपमेंट रुकनी की उस पे आ गई, हमारी इंडस्ट्री बाहर भाग गई, यहाँ कोई इंडस्ट्री लगा के राजी नहीं, बिजनेसमैन भाग रहा है और हम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हैं। अगर पंजाब को इसमें से बाहर निकलना है तो मैं ये बेनती करता हूं कि पंजाबियों को एक चांस इस पार्टी को भी देना चाहिए जो नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट कर रही है और जिसने एक तय किया नरेंद्र मोदी ने कि मैं 2047 तक
विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसमें पंजाब आ जाएगा, नुहार बदल के रख देगी सारी। ये दिमाग और दिल दोनों खोलने पैने हैं जो पंजाब की डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो डेवलपमेंट इज स्ट्रेट अवे कनेक्टेड विद पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर अगर ये सरकार है, मान लीजिए भगवंत मान साहब की, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में केजरीवाल सी, आप पार्टी को आपदा क्यों बोलते हो? वो है ही आपदा, जदों दी आई आपदा पई हुई है सारे प्रदेश ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਦਿੱਤਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ वो कह रहे थे दिल्ली जाके जब लास्ट के 6 महीने में नहीं सुनो, और दिल्ली जाके इन्हें कहा कि देखो मैंने आपसे वादा करता हूं मैं 2100 रुपया आपको दूंगा। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਰਾਂ। ਆਪ ਹਾਰਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਾਰਿਆ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਬਚੀ ਆ ਤੇ ਆਤਸ਼ੀ ਬਚੀ ਆ, ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਂਜ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। कांग्रेस तो डक आउट हो गई। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ मैं किसे सवाल पूछा गया कि आप 1,000 दोगे तो इतना बजट बनेगा, आप कहां से लाओ? बजट की कोई कमी नहीं है जी, इतना तो 20,000, या मैं फिगर बोल रहा हूं, 20,000 या 54,000 करोड़, इतना तो रेता से आता है, माइनिंग से आएगा, क्रशर से आएगा। इतना तो वहां से सरकार के खजाने में आएगा, सरकार के खजाने से दूंगा। आज 3 साल हो गए जी, ना तो कोई ऑक्शन हुई है, ना कोई हुई है। सारे इन्हों दे MLA चला रहे ने खड्डा, MLA इनके ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। मैं कहना जी ऑन रिकॉर्ड चेक कर लो जाके। इन्हों दे MLA अपने बंदे, उन्होंने देखा भी इन्ना पैसा है, इनू सिस्टम अगर कुछ 1000 करोड़ उन्होंने बोला था कि इसमें से आता है, इससे आता है हर साल। एग्जैक्टली मैं फिगर ना भी लूं तो चलिए 20,000 करोड़ आता है, आ सकता है, ये बोला था, आता है नहीं बोला था, कि यहाँ से हम इतना पैदा करेंगे, जनरेट करेंगे। इसका मतलब रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करेंगे, इसका मतलब इतना उनके MLA कमा रहे हैं, मंत्री। ऑब्वियसली अगर उन्होंने ये पूरी कैलकुलेशन की, उनके अपने बयान है, मैंने नहीं कुछ भी एक अक्षर मैंने ऐड नहीं कर रहा, उनके खुद के बयान है कि हमने पूरी कैलकुलेशन किया जी, ये IIT के पढ़े हुए हैं, इनकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी होती है, कमिश्नर रहे हैं फलां ढिमका वटएवर जो भी। भगवंत मान ने गल कही सी कि केजरीवाल ने सारी कैलकुलेशन की है, इन्ने 1000 करोड़ रुपया यहाँ से आएगा और उसको हम पब्लिक में दे देंगे, वो देंगे, फलां देंगे, ढिमका देंगे, करेंगे। तो वो पैसा नहीं आया, आएगा तो तब जब आप उसको बेचोगे। लीगल तो काम हो ही नहीं रहा कहीं पे। इनके लीडर, इनके MLA की अगे टब्बरदारी, ये तो है नहीं कि रेता की खपत नहीं है। पंजाब के अंदर जिन्नी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेता लग रही है ना, कितों आ रही है? ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ, ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣੀ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਓ, ਪੁੱਛ ਲਓ, ਛੇੜ ਲਓ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਆ ਬੋਲਤੇ ਹੋ। ਅੱਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਫਲਾਣੇਦਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਪਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ लोग इन्हां दे विच बैठे हैं। सर एक चीज और मेरे माइंड में है, पंजाब से थोड़ा सा चंडीगढ़ की तरफ आते हैं। अब आपके जहाँ से आप मेयर रहे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं और काउंसलर रहे, वहाँ के आप स्पोक्स पर्सन भी हैं। जो पंजाब का हिस्सा है वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग इलेक्शन लड़ती है। इंडिया गठबंधन है बट फिर भी अलग इलेक्शन लड़ते हैं।
वहीं पे जब हम चंडीगढ़ की तरफ आ जाते हैं, पंजाब में इनके कैंडिडेट्स अलग अलग थे, वहीं पे सेम इलेक्शन, ऐसा नहीं कि इलेक्शन का टर्म अलग था, सेम इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में, वहां पे चंडीगढ़ आते हैं तो इनका ज्वाइंट कैंडिडेट था। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, कांग्रेस ने उतारा, एंड दे सपोर्टेड कांग्रेस और आपकी पार्टी को हराया। तो बहुमत जो था वो तो फिर चंडीगढ़ का मैंडेट उधर चला गया। हम मैंडेट नहीं गया, ये मैंडेट चुराना कहते हैं इसको। आप पूरे इंडिया अलायंस करते हो, एक हर स्टेट से इधर उधर सब जगह से पार्टियां आगे बैठती हैं, समझौता करते हो कि जी हमने एक इंडिया अलायंस बना लिया, इंडिया अलायंस लड़ेगा। अगर वो इंडिया अलायंस आपका है तो फिर पूरे देश में उसको समान रूप से लड़ना चाहिए। बिल्कुल। ये क्या बात हुई कि आप दिल्ली में तो इकट्ठे लड़ रहे हो, पंजाब में आप जूत बदान कर रहे हो। चंडीगढ़ और पंजाब साथ साथ की बात कर रहा हूँ, उसमें तो डिस्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल चंडीगढ़ भी ले रहा हूँ साथ में, मतलब चंडीगढ़ और पंजाब ना, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये दो ही थे ना बचे बाकी पंजाब के अलावा। बिल्कुल। यहाँ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे होकर लड़ेगी जी चुनाव। दिल्ली में सीटें बांध ली 3-4 के, उससे 4-1 को 3-1 को चंडीगढ़ की हिस्से आ गई कांग्रेस के। वहां आप साथ हो, एक सड़क क्रॉस करके आप चंडीगढ़ की नया गांव में पहुंच जाओ तो वहां आप छित्रो छित्री, डांगो डांगी, गाड़ो गाड़ी तेरी ऐसी तैसी तेरी कर रहे हो एक दूजे दी। और तुसी माड़ा जा इंजीनियरिंग कॉलेज वाले सड़क तो इधर हो जो तो तुसी जफ्फियां पाइयां ने, आन मिलो सजना। और वहां पे पंजाब च हम आपके हैं कौन। बट फिर भी लोगों ने तो उनको उस साथ को सहारा जिताया, उनको एमपी तो बनाया। मनीष तिवारी जी चंडीगढ़ से एमपी हैं अब। अगर कांग्रेस लड़ती, कितना अंतर था जो आपके कैंडिडेट थे और इनके जॉइंट कैंडिडेट? 2500 था, 2500 ओनली टोटल वोट्स में। टोटल एमपी दे वोट, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोटी मोटी नहीं है। 2500 वोट एमएलए, ये टेंटेटिव फिगर बता रहे हैं आप या एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ? 2500 कुछ थे, 2544 समथिंग ऐसे। तो 2600 ले लेते? नहीं 2500, 2550 ला लो, ठीक है। 2544 या 42 एग्जैक्टली। ये उदों, ये तब था जब आप कांग्रेस, अकाली दल, मैं आज ये कहूंगा, अब इसको अलग से करके दिखा लेना मुझे, अकाली दल का एक बंदा वहां पे काउंसलर था, हरदीप, और वो इलेक्शन से पहले इन्होंने पता नहीं उसको लालच देके या ये जो कहते हैं ना लोटस चलाया इन्होंने, फलाना चलाया, इन्होंने उसको उठाया, उसको धमकाया, उसको आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कराया। ज्वाइन करा के वो एकमात्र काउंसलर था और वो अकाली दल का एमपी का कैंडिडेट था, उसको भी इन्होंने आपस में मिला के, वही वोट का फर्क पड़ा है। और ये आपकी, मतलब आप कह रहे हो वो अलग अलग लड़ते तो आपका कैंडिडेट जीतता? बहुत आगे था भाई, कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं थी, कम से कम 50,000 के मार्जिन से। मनीष तिवारी जी उससे पहले 50,000 अनंतपुर साहिब लोकसभा से एमपी थे। मनीष तिवारी जी तो आदतन हर बार सीट बदलते हैं, उनकी तो नेचर पता नहीं अब उनकी समझ है कि क्या है, या उनको पता चल जाता है भी मैं एक बार तो जीत गया, बहाने बुने मार के, अगली बार किसी ने मुंह नहीं लगाना। लुधियाना से भागे अनंतपुर साहब आए, अनंतपुर साहब से उठे यहाँ आए, अब यहाँ से अगली बार पता नहीं कहाँ जाएंगे, उनकी वो नेचर में है। लेकिन ये देखो कि सारा जितनी भी पार्टियां हैं सारी रल रुल के मिलके इकट्ठी होके भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2,500 वोटों से पीछे कर पाई। मतलब कांग्रेस का कोई भी वार्ड, मतलब एक वार्ड होते हैं ना एमसी के, डेफिनेटली डिवाइडेड वार्ड, कोई वार्ड जीता नहीं है बीजेपी से, बीजेपी लीड में है। ये तो आम आदमी पार्टी की कुछ कॉलोनियों में गुमराह किया, कुछ इन्होंने बांटा बटाई करके ऐसे करके तब ये सीट निकली है। दिल्ली में फ्रीबीज तो आपने भी दी थी, इलेक्शन से पहले अनाउंस किया था। तो केजरीवाल को आप बोलते हो कि वो रेवड़ियां बांटता है, रेवड़ीवाल नया नाम दिया था। और थोड़े टाइम के बाद जब उन्होंने, वैसे तो उन्होंने वो कंप्लीट नहीं करे अपने वादे, बहुत सारे किए थे, लेकिन फिर भी चलिए हम कहते हैं किए भी थे, तो बीजेपी ने अलग क्या कर दिया? बीजेपी ने भी तो रेवड़ियां ही नहीं सुनो, एक मूवी थी चाइना गेट, शायद चाइना गेट नाम सा, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम था, उसमें एक करेक्टर था, उसने डायलॉग मारा कि वो जब
लड़ने लगते हैं तो वो उसको मार देता। उसके बाद उसने बोला, कहता मेरे लिए, मेरे साथ लड़ने के लिए हिम्मत तो ले आओगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? वो जो कमीनापन केजरीवाल के पास है ना जी, वो दुनिया के किसी लीडर के पास नहीं है। मतलब श्रूड और कनिंग और कटीचड़, पंजाबी का लफ्ज है, प्योर पंजाबी का लफ्ज कटीचड़, बेशर्म टाइप का जो होता है ना, वो पता नहीं उसके ऊपर पीएचडी करे कोई अगर किसी ने ढीठपुणे पे या कटी, मतलब इस तरह के वो करैक्टर है। उस करैक्टर के साथ अगर आपने दो दो हाथ करने हैं तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो स्टेट के वेलफेयर का काम है, जिससे किसी जरूरतमंद को फायदा पहुंचाया जा सकता है, वो मैं एज अपनी पर्सनल लाइफ में मैं खुद इंडिविजुअल भी वो करता हूँ। किसी को अगर जरूरत होती है तो अपना उसकी हेल्प करनी चाहिए। मोदी जी ने ये राशन शुरू किया था कोरोना के टाइम पे, बिल्कुल 5 किलो एक पर्सन के हिसाब से, वो आज तक क्यों जा रही है? क्यों मोदी जी ने एक कहा कि इतने 25 करोड़ लोग जो है वो बट गरीबी, वो भी तो फ्रीबीज ही है। मैं सुनो ना यार, वो गरीब फ्रीबीज नहीं है, बेसिक नीड अलग चीज होती है। फ्रीबीज 25,000 लोग, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। अगर उनको वो हम हेल्प दे रहे हैं 5-5 किलो की, ऑपोजिशन वाले बहुत बोलते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसको टेक्निकल समझो, उसका रोटी का दाल का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो उसने गरीबी रेखा से निकल के जो उनकी कमाई हुई, उसको वो अपने आगे की डेवलपमेंट के लिए लगाएगा, अपनी एजुकेशन, अपने कुछ भी परिवार की जो है अपग्रेडेशन के लिए लगाएगा। अगर हम उसको वो पीछे से सहारा खींच लेते हैं तो वो फिर वही दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी चावल के चक्कर में ही उसका कमाई वहां फंस जाती है। तो ये लोगों की लाइफ को अपग्रेड करने का एक जरिया है, दैट इज नॉट फ्रीबीज। लेकिन जो केजरीवाल क्या करता है जी, एक कोई मान लीजिए आप नॉर्मल घर के औरतें हैं, लेडीज हैं, जो ठीक है अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनकी इनकम ग्रुप अच्छा है, सबके लिए बस फ्री। जिसको जरूरत है उसको दो, बिल्कुल आप सीनियर सिटीजन को दो। सबके लिए का क्या मतलब? सबके लिए 1,000 रुपया खाते में, सब लेडीज के लिए आ फ्री भी होंगी ने उन्होंने उसको आप जिसकी जरूरत, जिसको अपग्रेड करने की जरूरत है, आप उसके लिए करो, तो वो एक हेल्प होती है, वेलफेयर होती है। बिल्कुल डेफिनेटली आई डेफिनेटली ये फर्क है इसके और हमारे सिस्टम में। एक पर्सनल हमने बहुत सारी बातें करी, पंजाब के बारे में करी, इंडिया के बारे में करी, कैसे आपकी पार्टी की जो विचारधारा है उसके बारे में बात करी। अब मैं थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस चीज के लिए? मतलब सब लोग कुछ आप बोलते हैं वो गलत है, वो बोलते हैं आप गलत है, मतलब पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। बट आप पर्सनली एज अ पॉलिटिशियन, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं, आपने थिएटर भी किया है, बिजनेसमैन भी रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं। आपके लिए पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है और आप बाकी नेताओं से अलग कैसे हैं? क्योंकि पब्लिक तो कहती है सभी नेता एक जैसे हैं, किसी भी पार्टी का हो। आप पर्सनली अलग कैसे हैं? आप क्या पॉलिटिक्स अपने फायदे के लिए नहीं करते? जो ये कहते हैं कि सभी नेता एक जैसे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सारी पब्लिक एक जैसी है? पब्लिक में हर तरह का बंदा है, तो नेता कहाँ से निकलते हैं? पब्लिक से निकलते हैं। पब्लिक में एक टीचर भी है, एक डॉक्टर भी है जो किसी का इलाज करता है, टीचर है जो किसी को एजुकेशन देता है, उसका करियर आगे बढ़ाने में करता है, एक लुटेरा है, एक क्रिमिनल माइंडेड है। एक जैसे हो गए सारे? उसी में से, पब्लिक में से कोई ना कोई लीडर बनता है। आपने पॉलिटिक्स को आज तक ऐसा क्या एक्स्ट्रा दिया है? मेरा पॉलिटिक्स करने का मकसद, मैं बाकी भी चीजें, एक बार मॉडलिंग भी की। अच्छा। हाँ, उस टाइम भी मॉडलिंग, और मेरे को स्टेज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, आज मुझे आपके शो के माध्यम से याद आ गया। पूछा गया भी आप क्यों ये मॉडलिंग कर रहे हैं, या आप ये अगर जीत जाएंगे ये कंटेस्ट तो आप क्या करना चाहेंगे?
मेरा जवाब था कि मैं अगर जीत जाता हूँ, कुछ बन जाता हूँ, तो मेरी आवाज जो सुनी जाएगी, लोगों में एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो मैं कुछ अपने जो लोग हैं, अपने लोग इन द सेंस कि जो नीडेड है, जिनके कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ आवाज उठा सकूंगा, उनकी हेल्प कर सकूंगा। तो मेरा ये मोटिव उस टाइम से था, आज भी है। कभी ऐसा होता है कि आज जाने का मन नहीं है या मन नहीं कर रहा या मे बी कुछ भी इशू हो बट फिर भी जाना पड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में निकलना पड़ेगा, कभी हुआ ऐसा? भाई पब्लिक आपको माफ नहीं करती। हम्म। एक पॉलिटिशियन अगर बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया अलग चीज है, लेकिन जो काउंसलर लेवल है या एमएलए का लेवल है या सरपंच का लेवल है, आपको किसी की डेथ हुई है वहां जाना ही पड़ेगा। किसी का हो गया वो अटेंड करना ही पड़ेगा, आप मिस नहीं कर सकते। आपके चाहे अपने घर के चीजें मिस हो जाएं, अगर आपने मिस कर दिया तो वो माफ नहीं करेगा। अगर हमें एज अ लीडर, हम काउंसलर या कुछ, हमारे को प्रॉब्लम होगी तो पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਅਰ ਡੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। मतलब ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ। क्या हुआ था, शेयर कर सकते हो? ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। कैंसर हो गया था? या कैंसर हो गया ਸੀ। और कैंसर अभी मैं उस टाइम काउंसलर ही था, किस चीज का मैं बताता हूँ। तो मेरे को कोलन कैंसर, कोलन कैंसर? या स्टमक में ना, उसमें पेट में। तो मैं काउंसलर था। मैं एक पता नहीं, मेरे को ऊपर वाले की कोई कृपा है, मुझे इंट्यूशन हो जाती है पहले कुछ अच्छा होना या बुरा होना ना। तो 2021 के मिड ऑफ 2021 का जो मई जून जून जुलाई का महीना होगा, पता नहीं मुझे एकदम लगा कि यार कुछ बहुत बुरा होने वाला है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, बड़ा कष्ट। मेरा एकदम शरीर ऐसे होने लगा। तो मेरी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो पुरानी है, तो मैं एक बार तो बहुत ढीला पड़ गया। एक बार ऐसे लगा कि यार क्या हो गया। फिर मैं शीशे के सामने खड़ा हो गया ना, मेरी आदत है, फिर मैं कहता हूँ यू आर द फाइटर, ओके। यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू फाइट। मैं फिर वो स्पिरिट दोबारा अपनी जगाने का वो काम करता हूँ। पुरानी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन वो स्पिरिट कहीं जाती नहीं है। तो हुआ क्या कि वो एकदम वीकनेस बहुत आनी शुरू हुई। कई सिम्टम्स ऐसे ऐसे आने हुए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, एचबी आपका फॉल कर गया बहुत ज्यादा। मैं सारी उम्र मेरा 16 के आसपास हीमोग्लोबिन रहा। वो जब एकदम फॉल करना शुरू हुआ, 12 पे आया, 10 पे आया, 8, 8.5 पे आ गया। वाइफ डॉक्टर है, मैंने उसको बोला यार क्या हो रहा है। आपकी वाइफ डॉक्टर है? हाँ, शी इज डॉक्टर और सर्जन है। ओके। तो मैं वो भी एकदम चिंता में आती, तो हमने कराया तो पता चला जी कैंसर है स्टमक में। तो किस स्टेज तक आपका गया था कैंसर? 2nd to 3rd के बीच में थी। हाँ, लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं होता तो फिर तो आपने अपना रिजाइन कर दिया होगा क्या? हाँ, मैं एक्चुअली वो लास्ट था टाइम, नवंबर दिसंबर में हमारे इलेक्शन होने थे। ठीक है। और ये मुझे अक्टूबर के आसपास, मुझे बिफोर द इलेक्शन पता, बिफोर 2 महीने पहले जस्ट कंफर्म नहीं हुआ था उस टाइम तक, लेकिन ये था कि मेरे सिम्टम्स, मेरे वीकनेस, ये वो सारा आ गया। तो मैंने टेस्ट कराया तो ये निकला। तो फिर इलेक्शन तो क्या लड़नी थी, फिर मैं पार्टी वालों को जो करना तुसी कर लो। तो मेरी तो बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। तो वो लड़ाई लड़ी फिर 1 साल। कैंसर सर्वाइव, अब कैंसर सर्वाइव। अब ठीक है। हाँ, कीमोथेरेपी हुई, 12 कीमोथेरेपी हुई। 12? कीमो से बाल वगैरह भी काफी उड़ जाते हैं, पर मेरे नहीं उड़े। नहीं उड़े? स्पोर्ट्समैन वाला पता नहीं। हाँ, ये तो डॉक्टर ने भी कहा, कहता यार तेरा तो कोई फर्क नहीं लग रहा। फर्क तो खैर बहुत बड़ा है, मैं इंटरनली पड़ा होगा, पड़ता फेस पे, हर चीज पे, लेकिन बाल नहीं उड़े, इसका बचाव हो गया। मैं तो वहां पे भी दिल लगा के रखता था, जो बाकी पेशेंट्स होते थे, और कुछ नहीं होया, चेक देंगे, कड़ी गल है। सो एक स्पिरिट अपनी तुसी आप रख दियो। हॉस्पिटलाइज हुए थे आप? हाँ, हॉस्पिटलाइज 2 सर्जरीज हुई हैं बड़ियां, मेजर सर्जरी, बहुत पूरा करके उन्होंने ऑपरेशनों विचों इंटेस्टाइन रिमूव की है। और खैर
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ कीमोथेरेपी मेरे लगी होती थी। हाँ, आजकल वो आ गई है, वो 3 दिन अगर चलानी है ना तो वो लगा के आपको एक बैलून टाइप होती है, उसमें आती है। तो मैं उसको जेब में डाल के ना अपना खुद ही गाड़ी चला के कई बार कईयों के पास कोई फँसा है, कोई प्रॉब्लम में है, तो खुद कैंसर वाली सिचुएशन में। खुद कीमोथेरेपी चल रही है, कंटिन्यूअसली जेब में मेरे बॉटल है। और आप चले जाते थे? और वो किसी ने कहा ये मेरे को यहाँ फंस गया हूँ, वहां फंस गया हूँ, कुछ हो गया है, तो मैं गया होते। वो आप और पाजी, वो उसने फिर बाद में पूछा जब उसकी समस्या हल हो, पाजी आपकी कीमोथेरेपी कैसे चल रही है? मैं चल रही है, हुण भी चल रही है। कहना की मतलब को लास्ट वीक होगी या कुछ होगा? मैं नहीं आई, मेरी पॉकेट में है। ये स्पिरिट थी। ठीक है, मैं मान सकता हूँ। फिर और जो मेरा क्वेश्चन था कि आप अलग कैसे हैं, तो डेफिनेटली मतलब मैं परवाह ही नहीं की थी यार किसी चीज की। मैंने कभी गिला मेरा है कुछ लोगों से कि जब हम उनकी हेल्प के लिए ऐसी पोजीशन में जाते हैं तो वो कभी बाद में पूछने में नहीं आए। बट पॉलिटिशियन की लाइफ में चलता रहता है। आप सोच लेते हो ना, आप एक पक्ष देखते हो, हमेशा एक पक्ष दिखाते हो कि पॉलिटिशियन जी बड़ा श्रूड है, फलाना टिमका ये है, लेकिन पॉलिटिशियन का अगर कोई दूसरा रूप देखा कभी किसी ने? सॉफ्ट एंगल देखा कभी किसी ने कि वो किसी की प्रॉब्लम में खुद जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन कई बार उसकी प्रॉब्लम में कोई आगे खड़ा नहीं होता। आपकी पार्टी ने साथ दिया था? फैमिली ने बहुत साथ दिया। पार्टी ने नहीं दिया? पार्टी में कुछ लीडर्स हैं जो डेफिनेटली पूरी पार्टी तो नहीं दे सकती आपकी लीडरशिप साथ। क्या उसमें कोई आप कहें कि फाइनेंशियल या ऐसा कुछ साथ तो नहीं, हाँ, लेकिन हौसला देने के लिए 1-2 लीडर आए थे। ठीक है, आए थे, वो 2-3 बार आए, वो 1-2 लीडर। बाकी जो हमारे कुलीग्स में से जैसे मेरे साथी काउंसलर थे, हौसला देने के लिए बीच बीच में आए, 1-2 बार। हाँ, 1-2 बार आए। पार्टी की तरफ से आपको पॉजिटिविटी से थोड़ा ट्रीट किया जाता था, कह सकते हो, लेकिन गिला शिकवा है किसी से पार्टी में? हाँ है, पर वो पब्लिक में थोड़ी बताएंगे। तो दिल में है जो है। ठीक है, लेकिन है मतलब ऐसे हालात में भी कुछ लोग ऐसे श्रूड होते हैं। वही बात, वो भी पॉलिटिशियन ही ऑब्वियसली। एक तरफ ऐसे हालात हों और वो यहाँ भी गेम खेलने की कोशिश करेंगे, यहाँ भी ठीक है, बीमार है, कहा जाता है ना, लेट डाउन। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स नहीं होगी तो कहाँ होगी? मतलब ये सोच लेते हैं कि यार अच्छा चल बीमार है, अब तो ये कमजोर है, वीक है, अब इसकी टांग खींच लेते हैं। जैसे ऐसे भी थे। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ऐसे पॉलिटिक्स बिगिन फ्रॉम भी है। बिल्कुल होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं। और बहुत ब्रॉड आंसर है, नहीं तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट ना कोई भी झूठ ही बोल देता है, लेकिन बात नहीं करता। देखो, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ तो क्योंकि मैं पार्टी की विचारधारा की बात नहीं, कुछ लोगों की बात। आपने बात ही लोगों की पूछी। बिल्कुल, मैंने लोगों की बात करी। आपने मुझे ये कहा था कि लोगों की परसेप्शन ये है, तो परसेप्शन सही भी है, परसेप्शन गलत भी है। ऑपोजिशन वालों ने किसी ने हालचाल पूछा था? हाँ, पूछा था। याद है वो लोग अभी? बिल्कुल। अब तो वो हमारी पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। अच्छा, आपकी पार्टी में ज्वाइन हो गए? हाँ। कौन? देवेंद्र सिंह बबला। और रिसेंटली जिनकी वाइफ अभी मेयर बने हैं, हरप्रीत कौर बबला। मेरी पार्टी से मेरे 1-2 लीडर से बात लगा लो, लेकिन वो एक यार आपके पर्सनल बन जाते हैं ना, जैसे पार्टी से हटके। डेफिनेटली मर्द को मर्द की पहचान होती है, बड़ा सिस्टम होता है कि हाँ यार ये बंदा दिल से ऐसे है, पता होता है। तो उसका मुझे उनका देवेंद्र बबला का फोन आया। उन्होंने फिर पार्टी वालों में से किसी ने अभी ये नहीं कहा था कि किसी चीज की जरूरत, कोई पैसे पूसे दी जो टाइप। चलो रब ना करे, परमात्मा दी दया नाल घर परिवार फैमिली रिश्तेदार इन्ने जो के है, ऐसे माहौल में सभी हेल्प करने आते हैं, सब आते हैं। लेकिन बबले ने ये पूछा कि हाँ यार ढिल्लों किसी चीज की लोड़ है, बिल्कुल शर्मांदी नहीं है। मैं नहीं, कोई ऐसी नहीं। मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे सारा ने बड़ा हर चीज मैनेज की है। ऑब्वियसली जो मैं याद तो रहते होंगे वो लोग जिन्होंने सारे याद रहते हैं, पॉजिटिव भी याद रहते हैं, नेगेटिव भी याद रहते हैं। और रब सारिਆਂ ਨੂੰ परमात्मा खुशियां ही दवे, चाहे उन्होंने नकारात्मक काम किया चाहे पॉजिटिव काम किया। कल को पार्टी आपको कोई बहुत बड़ा ओहदा दे अचानक से, पहले भी आप बहुत अच्छे ओहदे पे रहे हैं। डेफिनेटली हमारे बहुत मिनिस्टर्स काउंसलर से स्टार्ट होके जिला अध्यक्ष या काउंसलर बनते हैं, मेयर बनते हैं, डिप्टी बनते हैं, फिर एमएलए का चांस मिल जाता है। जैसे आपने ज्ञानचंद गुप्ता जी का जिक्र किया था, तो स्पीकर लेवल तक पहुंचे, है ना, आप कुछ मिनिस्ट्रीज तक पहुंच जाते हैं। तो कल को आपको अगर कहीं पे चंडीगढ़ से बाहर जाके आपको कोई सीट ऑफर होती है, अपने शहर में रहोगे कि
चले जाओगे, और मे बी कोई मिनिस्ट्री के लिए हो, एमएलए का इलेक्शन लड़ना हो, एमपी का लड़ना हो? मैं एक ब्रॉडर पिक्चर देखता हूँ। हम्म, पार्टी जो हुक्म लगाएगी, जो ड्यूटी लगाएगी, उसको करने वाला बिना क्वेश्चन आंसर किए करता हूँ। बीजेपी को कहा जाता है दिस पार्टी इज ऑफ बिग चेंजेस, यह आपको इसमें चेंजेस होते हैं। तो आपको बुरा नहीं लगता कई बार किसी, चाहे आप भी किसी बड़ी पोस्ट पे हो, पार्टी हटा के किसी और को लगा देती है? ये बहुत ज्यादा डायनामिक पार्टी है, मतलब स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है मेरा इंटरनली। मेरा समझना है अभी कि मुकद्दरों में जो लिखा होता है ना, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा वो आपको कोई दे नहीं सकता। अगर मोहन जी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ये अपने मोहन यादव जी, मोहन यादव जी। तो उनका लिखा था, और पार्टी हमारी ऐसी है कि सरप्राइज देती है हर बार। ये पहली बार के जीते हुए को आप चीफ मिनिस्टर बना सकते हो, वो इसी पार्टी में होता है। कांग्रेस या दूसरी में, तीसरी में, किसी में नहीं होता। ऐसे ऐसे मेरे मित्र हैं जो खड़े होते रहे मेरे साथ। ऐसे टाइम पे बंदा अपनों को ही याद करता है। असीम गोयल हो गया, अनुराग ठाकुर हो गया, उनके स्पेशल फोन आते रहे, अब कैसा है, अब कैसा है, अब कैसा है, आते रहे फोन। चलो खैर, बहुत सैड हुई कहानी, वो निकल गया, बीत गया टाइम। मेरे बाद मेरे को मदर को हो गया, उनका भी अच्छा। ट्रीटमेंट कराया। वो तो मैं 2 साल, 2.5 साल, मतलब बहुत इम्तिहान जो कहते हैं ना, भगवान ने लिए, और इतनी ताकत भी साथ में दी कि हाँ, उन इम्तिहानों में डट के निकल जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया, और आपकी जर्नी से डेफिनेटली मैं तो इंस्पायर्ड हूँ, और हमारी ऑडियंस भी डेफिनेटली इंस्पायर्ड होगी। और जैसे आपने एक नजरिया साफ किया कि एक पॉलिटिशियन का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो सिर्फ हमें एक नेगेटिव एंगल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे हाथ की सारी उंगलियां अलग अलग हैं, तो हर व्यक्ति अलग क्यों नहीं होगा, और जो नेता है वो भी पब्लिक में से ही आया है। तो अगर लोग, हम कहते हैं लोग, तो वो नेता भी उन्हीं लोगों में से। तो नेचुरली लास्ट में ये कहूंगा भी यार, अगर आप वोट डालते तो समय अगर करप्शन करते हो, भी मेरे को इतने दे तो मैं वोट डाल दूंगा, या मेरे को कुछ दे, खंबा शंबा बोतल, वो करप्शन नहीं है। बिल्कुल है, वो सबसे बड़ी करप्शन है। आप अगले को ये मजबूर करते हो, यार कल नु तो उन्होंने पैसे उसके आप निकालोगे, तो फिर आप किस मुंह तो से? वो एक साइकिल बन गया ना, पहले वो साइकिल बन इलेक्शन गया। लड़ने से पहले पैसे खर्चेगा, हाँ। फिर उसको डबल या ट्रिपल करने के लिए मतलब फिर दोबारा से करप्शन करेगा। माइंड में आप बना लोगे जी, इसने तो करनी करनी, इसलिए मैं पहले इससे कर लूं, अपना हिस्सा पहले ले लिया आपने भाई, फिर जहां तो सवाल ना उठाओ, जहां फिर आप ना करो। बिल्कुल सही। लेकिन ये पहलू कोई ना बोलता है, ना कोई दिखाता है, बिकॉज सबको ये डर लगता है भी यार कल को पब्लिक मेरे खिलाफ ऐसे सोचेगी, ऐसे सोचेगी। लेकिन ये सच्चाई है भाई साहब, आप सिर्फ पॉलिटिशियन को गाली देने से काम नहीं होगा। अगर हमने वाकई में सुधार करना है, देश को आगे बढ़ना है, डेवलप्ड नेशन की तरफ जाना है, तो हमें सबको सुधरना पड़ेगा। 2047 का टारगेट पूरा हो जाएगा हमारा आपकी पार्टी का? हमारा फर्ज है, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है कि हम एक निश्चित लक्ष्य के तरफ आगे बढ़े। वो कहाँ तक पहुंच पाते हैं, पहले भी हो सकता है चीफ। क्या नहीं हो सकता दुनिया में। बहुत से नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने कुछ समय के अंदर अपना डेवलपिंग नेशन से चल करके डेवलप्ड नेशन तक पहुंचे हैं। विकासशील देश से विकास की गति तक पहुंचना, विकसित देश तक कितने देशों ने किया? सिंगापुर हो गया, पर आज चाइना के बहुत सारे शहर हैं, दुनिया भर के हैं। जरूरत है एक दृढ़ संकल्प वाला लीडर आपके आगे लगा है, जिसने इच्छा शक्ति पूरी। आज हमारे खुशकिस्मती है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति है जो एक पूरी स्पिरिट के साथ, पूरी नेशनलिज्म के साथ, और पूरा डट के आगे बढ़ लगा है, और हम वो गोल अचीव करेंगे। ये सेम कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी के लिए बोलते हैं यार, कहाँ आप किसका नाम लेते हो? ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। वो सैटरडे संडे को पॉलिटिक्स करने वाले बंदे हैं, जस्ट घूम फिर के अपना। कहाँ आप वो? ठीक है, ना कोई कंपैरिजन है, ना करना चाहिए। राहुल गांधी का तो बनता ही नहीं है, केजरीवाल का तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ठीक है। पीएचडी होएगी 2 बंदे आते,
दो लीडर्स पे पीएचडी हो, पीएचडी की स्टडी करनी हो तो एक नरेंद्र मोदी पे अलग विषय, पॉजिटिव विषय पे, और केजरीवाल पे नेगेटिव विषय पे अगर पीएचडी की जाए तो बहुत बढ़िया रहेगी। इतना फर्क है। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप आपकी पॉजिटिव जर्नी जैसे चलती आ रही है उससे भी अच्छे तरीके से चले और पार्टी आपको अच्छे अच्छे मौके दे जिससे आप जनता का भला करें। आपने चैनल पे मौका दिया, बुलाया, मैं आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूँ, आपकी पूरी टीम का। और मुझे लगता है कि आपका जो ये चैनल का पॉडकास्ट है ये बहुत आगे तक जाए और हम फिर से कभी समय मिले आपको तो फिर से एक बार जरूर बैठेंगे। जरूर। आपसे बहुत बात करके मजा आया। थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। थैंक यू।